हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020। तो उसमें ऐसी क्या क्या चेंजेस हुई हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें रट्टा मारने की जो प्रॉब्लम थी, ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम्स इस तरह से डिज़ाइंड है कि चीज़ों को मेमोराइज़ करना पड़ता है, जो कि हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। तो अब एग्ज़ाम्स इस तरह डिज़ाइन होंगे जिसमें रोड लर्निंग की ज़रूरत ना हो। तो दूसरी जो बड़ी चेंज है वो ये है कि अब 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई उनकी होम लैंग्वेज में ही होगी। तीसरी जो बड़ी चेंज है वो ये है कि बच्चों के रिपोर्ट्स कार्ड जो होंगे वो उनके अब स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, ना कि उनके जो एकेडमिक ग्रेड्स वगैरह हैं उनके ऊपर। फिर चौथी जो बड़ी चेंज है वो ये है कि अब वोकेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स वगैरह को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, जो वोकेशनल वगैरह को पहले नहीं दी जाती थी। और स्टूडेंट्स जो है अब क्लास 6 से कोडिंग सीखेंगे। तो ये सबसे बड़ी चेंजेस है हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो हुई हैं। अब बात होती है कि ये जो नया 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है। तो ये जो करिकुलर स्ट्रक्चर है ये वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल सिमिलर है। तो पहले तो एजुकेशन शुरू होती थी 6 साल की एज से और अब 3 साल की एज से होगी। फाउंडेशनल की बात करते हैं, इसमें ये जो है 5 साल का होगा। पहले 3 साल जो होंगे एज 3 से 6 तक प्री स्कूल होगा, उसके बाद 2 साल के लिए क्लास जो होगी फर्स्ट और सेकंड वो होगी। उसके बाद बात आती है प्रिपरेटरी स्टेज की, और इस पे जो होगा वो फोकस किया जाएगा प्ले डिस्कवरी या फिर इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, उन सब चीज़ों पे। उसके बाद क्लास 6 से 8 जो है वो मिडल स्टेज कहा जाएगा उसको, जिस पे फोकस किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह। फिर क्लास 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज में आएगा, जिसमें फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट्स की, उन सब चीज़ों पे। और सेकेंडरी स्टेज में जो बड़ी चीज़ की गई है, जो बड़ी चेंज हुई है वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10th के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में फ़िट करने की कोशिश करता था, जो कि साइंसेस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता था काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता था और उनके पास सब्जेक्ट्स का जो चॉइस था वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता था। तो अब सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, एक स्टूडेंट के पास वो चॉइस होगी। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो साइंस वाला बच्चा है, अगर उसको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होगा तो साइंस वाला बच्चा आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक स्टूडेंट के पास होगी, तो ये चेंज काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये है क्या। तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ये रिकमेंड क्या करता है कि 5th क्लास तक बच्चे की पढ़ाई जो है वो होम लैंग्वेज में या मदर लैंग्वेज में या फिर रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो कि कहीं लिखा नहीं है कि कंपलसरी है, बट ये सजेस्टेड है। तो एटलीस्ट 2 जो लैंग्वेजेस होंगी, जो 3 लैंग्वेजेस सीखनी है उनमें से जो एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस जो होंगी वो नेटिव होनी चाहिए, मतलब इंडिया में वो लैंग्वेजेस यूज़ होनी चाहिए। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। इसके बाद हाउ विल स्कूल इवैल्यूएट स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन का प्रोसेस कैसा होगा। तो ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है इसमें सेल्फ असेसमेंट, पेयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट जो है ये कंबाइन होकर आ रहा है। पहले जो रिपोर्ट कार्ड्स होते थे जैसे कि वो एकेडमिक ग्रेड्स के ऊपर जो थे वो बनते थे, तो बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स को नहीं दी जाती थी, स्किल्स को नहीं दी जाती थी। तो अब स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ये जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे वो बनाए जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें बच्चे खुद अपना इवैल्यूएशन करेंगे, उनके जो क्लासमेट्स हैं बाकी क्लास में वो लोग जो है वो उस बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे कि उसमें थ्रू आउट द ईयर ऐसी क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो वो सब चीज़ें, ये जो असेसमेंट है, टीचर असेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स जो है वो इवैल्यूएशन करेंगी। तो ये सब 2-3 चीज़ें जो है ये ऐड की गई है इसमें,
तो ये काफ़ी अच्छा है और बेनिफिशियल है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ के डिसीजंस आगे जाकर खुद लेने पड़ते हैं, तब उसके साथ उसका टीचर नहीं होता है। तो अगर ये क्वालिटी जो है स्टार्टिंग से डेवलप की जाएगी तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है उस स्टूडेंट के लिए, जो आगे जाकर उसको अपनी लाइफ में काफ़ी बहुत काम भी आएगा। तो इसका NEP का जो मेन एक मोटो है वो ये है कि एटलीस्ट एक स्किल, एक कोर स्किल जो ग्रेड 12 से कोई स्टूडेंट पास आउट हो तो उसके पास एटलीस्ट एक ऐसा स्किल हो, कोर स्किल, जिससे वो आगे जाकर कुछ कर सके। तो एक ऐसा एक पर्टिकुलर कोर स्किल उस स्टूडेंट के पास हो, तो इस पे ये चीज़ फोकस की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं, विल देयर बी एनी चेंजेस इन द बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न। क्या बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न में कुछ चेंज होगा? बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न में बिल्कुल चेंज होगा। बोर्ड एग्जाम्स तो कंटिन्यू होंगे जैसे 10th और 12th के लिए होते हैं, बट क्वेश्चन पेपर जो होंगे उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। नया नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है, जो ये पूरी चीज़ को गवर्न करेगा, परख, वो सेटअप किया जाएगा एक एज अ गवर्निंग बॉडी। उसके बाद बात आती है हायर एजुकेशन के रिलेटेड। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया रहेगा जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए ऐसा क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा? तो ग्रेड 12 के बाद जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एडमिशन के लिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कंट्री में है उसके लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा अब। तो इसमें क्या होगा, इसमें काफ़ी मॉडिफाई किया गया, जैसे कि जो अभी प्रेजेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो लगभग 26% के आसपास है। तो अब उसको डबल करने का इनका जो एम है वो है 2035 तक, ये डबल 50% तक पहुंचाने का इनका एम है। उसके बाद ये होलिस्टिकल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हायर एजुकेशन में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट्स की, आप अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। MPhil जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब आपको PhD करने के लिए MPhil अब नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी एजुकेशन सेक्टर में वो GDP का 6% होगा। अब पहले तो काफ़ी कम था और अब काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। इसके इम्प्लीमेंटेशन पे इसका डिपेंड करता है पूरा। और एक सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए, लीगल और मेडिकल को छोड़कर एक पूरे हायर एजुकेशन को एक सिंगल बॉडी जो है वो रेगुलेट करेगी। उसके बाद बात आती है ऐसी क्या चेंजेस UG कोर्सेज़ के अंडर की गई है। तो UG कोर्सेज़ के अंडर जो चेंजेस है वो ये है कि डिग्री का 1 साल जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद 2 साल कंप्लीट करना डिग्री का, और उसके बाद आपको एक डिप्लोमा मिलेगी। फिर 3 साल कंप्लीट करने पे बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और बैचलर्स के साथ रिसर्च मिलेगी जब आप 4 के 4 साल कंप्लीट करोगे। तो ये अच्छा है काफ़ी। उसके बाद मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट UG कोर्सेज़ के लिए इसका क्या मतलब है, अगर किसी स्टूडेंट को डिग्री छोड़नी पड़ रही है बीच में किसी पॉइंट पे किसी भी रीज़न से, तो उसके पास ऑप्शन होगा, अगर जब वो वापस कंटिन्यू करना चाहेगा तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो वहीं से स्टार्ट करे जहाँ उसने छोड़ा था। ये नहीं कि अगर किसी ने अब 2 साल अपनी डिग्री के ख़त्म कर दिए हैं और फिर वो छोड़ता है उस डिग्री को और वापस कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको वापस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। उसने 2 साल कंप्लीट कर दिए हैं तो उसको तीसरे साल से कंटिन्यू करना होगा। तो ये चीज़ जो है ये इसका मतलब है, ये मल्टीपल एग्ज़िट और एंट्री प्रोग्राम जो है UG कोर्सेज़ के लिए, इसका ये मतलब है। और साथ में इसमें एक और चीज़ है क्रेडिट ट्रांसफ़र की, एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफ़र की। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो तो उसमें आपने बीच में आपने मतलब 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर दिया जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें आपको जितने क्रेडिट्स मिलेंगे, अगर आप छोड़कर वो आपके क्रेडिट्स कहीं जाएंगे नहीं, वो इंक्लूड होंगे जब आप वापस फर्दर कंटिन्यू करोगे कोई डिग्री, तो वो क्रेडिट्स आपके वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये इससे स्टूडेंट का जो लॉस है वो नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है इसमें। उसके बाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर अ टीचर अंडर न्यू NEP 2020। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी एक टीचर की वो 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होगी, जो कि कंपलसरी हो जाएगी। एक नया करिकुलम, नेशनल करिकुलम बनाया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021, जो कि NCTE और NCERT मिलकर बनाने वाले हैं। तो ये जो है ये इस चीज़ पे ध्यान रखेगा, ये टीचर्स की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी उस चीज़ के बारे में ये पूरा सेटअप किया जाएगा। फिर बात आती है कि जो रिफॉर्म्स है ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। जैसे कि एजुकेशन में पता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के अंडर आता है। दोनों गवर्नमेंट जो है ये इस पर लॉज बनाएगी।
बट जो ये रिफॉर्म्स है ये इम्प्लीमेंट तभी होंगे जब कोलैबोरेटिवली वो ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम एनईपी का क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ईसीसीई टू सेकेंडरी एजुकेशन 2030 तक जो है ये चेंजेस होने वाली हैं। टीचर्स जो हैं वो असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए उनको प्रिपेयर किया जाएगा बाय 2023। तो अब कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में जो लर्निंग का पैटर्न होगा वो सेम हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उनमें। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सेटअप किया गया है। जो गोल्स जो हैं सेटअप किया गया है वो सब काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बट बात यही आती है कि इम्प्लीमेंटेशन पे पूरी चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह गवर्नमेंट ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी। सो आई होप आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है इस पर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।